This is Dr. D.K. Kaushik. Today I am going to teach you Indian civilization and culture. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। आपके चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। Could you please tell me what exactly is the difference between civilization and culture? क्या आप जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? देखिए, मनुष्यों के भौतिक विकास की जो सतत प्रक्रिया है उसे सभ्यता कहते हैं। मनुष्यों के भौतिक विकास यानी बाह्य विकास की सतत प्रक्रिया को सभ्यता कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, वे गुफाओं में रहा करते थे, कंदराओं में रहा करते थे। उनके पास आज की तरह घर नहीं थे। वे जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, वे भोजन पकाना नहीं जानते थे। उस समय तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मनुष्यों में बुद्धि का विकास हुआ, धीरे धीरे वे सभ्य होते चले गए। उन्होंने आग का आविष्कार किया, वे भोजन पकाने लगे, वे वस्त्र पहनने लगे और अपने लिए घर बनाने लगे। जानवरों को पालतू बनाया उन्होंने और खेती करना शुरू कर दिया। आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, हमारे पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड मशीन्स हैं। सो हमने भौतिकता के क्षेत्र में काफी सारी प्रगति कर ली है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बात को क्लियर कर लेना अति आवश्यक है कि मनुष्यों के द्वारा जो भौतिकता के क्षेत्र में विकास किए गए हैं, भौतिकता के क्षेत्र में, बाह्य विकास के क्षेत्र में जो विकास किए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सभ्यता। अब बात करते हैं संस्कृति की। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखा गया है यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद की मैं बात करता हूं। मैंने उससे एक मंत्र निकाला है, वो इस प्रकार है, जरा सुने। अछिन्नस्य ते देव सोम सुविर्जस्य रायस पोखस्य ददितारः श्याम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वर्णो मित्रो अग्निः। देखिए, संस्कृति एक आंतरिक अवस्था है। ध्यान दें जरा, संस्कृति एक आंतरिक अवस्था है जो अधम से उत्तम की और उन्मुख होने की प्रक्रिया है। देखिए, संस्कृति एक आंतरिक अवस्था है जो अधम से उत्तम की ओर उन्मुख होने की प्रक्रिया है। हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, हमारी जो इंस्टिंक्टिव क्वालिटी है, वो संस्कृति है। लेकिन भौतिकता के क्षेत्र में जो हमने विकास किए, वो हमें हमारी सभ्यता का परिचायक है। तो सभ्यता शब्द का भी निर्माण कहां से हुआ है? सभा शब्द से हुआ है, और सभा शब्द भी यजुर्वेद में देखा गया है। जरा सुने, ये इस प्रकार है। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च, यजुर्वेद का मंत्र है। देखिए, सभा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सभा शब्द से सभ्यता शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सभा में बैठने का क्या अर्थ है? अपने आप को सजाकर संवार कर बैठना, अपने आप को अधिक से अधिक लोगों की नजर में सभ्य बनाकर बैठना और सभा के नियमों का पालन करना, ऐसा ही है ना। तो देखें, मनुष्यों ने भौतिकता के क्षेत्र में जो विकास किए हैं उसे हम क्या कहते हैं? सभ्यता। लेकिन संस्कृति के बारे में हमने ये जाना कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, यह हमारे अंदर का विकास है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां उनके द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, हम अपने आप सीख लेते हैं। वस्तुतः उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं इस परिवार में रहता हूं, तो परिवार के नियमों को, रीति रिवाजों को हमें
किसी के द्वारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि यह स्वतः गम्य हो गया। हमने लोगों को देखा और सीख गए। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे समाज में रहता है, दूसरे परिवार में रहता है, तो वो भी उस समाज के नियमों को अपने आप सीख जाता है। उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह इंस्टिंक्टिव होता है, यह उसके अंदर ही होता है। तो आपने देखा कि सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या अंतर है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लें। आपके पास ये बुक तो है ही, रेनबो पार्ट 2। मैंने इसके एक एक पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैंने इसके लिए एक ऑडियो लेक्चर जारी किया था। अगर आपने उस ऑडियो लेक्चर को नहीं सुना है तो आप जरूर सुन लें, आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलो अभी मैं गांधी जी के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869। जरा ट्रांसलेट करना ठीक से। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ही डाइड इन 1948। उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। गांधी जी वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे बापू के रूप में या द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे एक पॉलिटिशियन से ज्यादा, राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है। अगला देखेंगे, ही हैड सक्सेसफुली यूज्ड। उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया था, प्रयोग किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में। चलो नेक्स्ट, These weapons, मतलब ये सब हथियार, were used against the British rule in India। इन सभी हथियारों का प्रयोग किया गया था। इन सभी कहने का मतलब इन दोनों हथियारों, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया गया था। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन हथियारों का प्रयोग किया गया था, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। सत्य, ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य और अहिंसा ने हेल्प की, मदद की इंडिया की, भारत की गेन इंडिपेंडेंस, आजादी गेन करने में, आजादी पाने में। नेक्स्ट, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी कंप्लीटली यानी पूर्णतः हावी रहे इंडियन पॉलिटिक्स पर। अब हावी रहे कहने का मतलब उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। मतलब वे मर गए एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक फैनेटिक के हाथों, एक सरफिरे के हाथों मर गए ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए 10th पॉइंट में आते हैं। द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे, असंख्य लेख लिखे थे फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या है?
तो एक मैगजीन का नाम था। तो यंग इंडिया के लिए, यंग इंडिया नाम के उस मैगजीन के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे। ही डिलीवर्ड मैनी स्पीचेस, उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर। हिज आर्टिकल्स, यहाँ देखो आर्टिकल्स और बायोग्राफी, मतलब यहाँ ऑटोबायोग्राफी की बात की जा रही है। हिज आर्टिकल्स, ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा एंड स्पीचेस और भाषण, रिवील हिम एज एन ओरिजिनल थिंकर, उन्हें प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में, एक असली विचारक के रूप में। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, आर्टिकल्स, लेख एंड स्पीचेस और भाषण, ऑल्सो रिवील हिम एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश। देखो चेस्ट का मतलब है शुद्ध, इडियोमेटिक का मतलब है मुहावरेदार। तो ये जो उनकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, लेख है और वो भाषण है, उन्हें शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अवतरण, उद्धरण, ठीक है। तो बड़े से भाग से छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, उसे भी हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है उसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। साउंड फाउंडेशन मतलब मजबूत आधारशिला, मजबूत आधारशिला के बारे में। किस चीज की मजबूत आधारशिला? ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मजबूत आधारशिला के बारे में बात करते हैं। 17th पॉइंट में आए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। भारतीय सभ्यता ने, इंडियन सिविलाइजेशन ने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली सहा है ना, बर्दाश्त किया है। विदस्टैंड का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। सहा है किस चीज को? द पासेज ऑफ टाइम, समय के बदलाव को, समय के पासेज को। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता में क्या है? एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। प्रिविलेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना। किसको बढ़ावा देती है पश्चिमी सभ्यता? तो मटेरियलिटी को, भौतिकवादिता को। मैंने अभी भौतिकवादिता के बारे में बताया है। तो मटेरियलिटी को बढ़ावा देती है कौन? पश्चिमी सभ्यता। लेकिन देखें इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग। लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, उसकी क्या गुणवत्ता है? तो एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वो नैतिकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। सो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट मैच विद द इंडियन सिविलाइजेशन। इसलिए जो पश्चिमी सभ्यता है कैन नॉट मैच, बराबरी नहीं कर सकती है किससे? तो विद द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से। मैंने जितने सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं उन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लें और उनको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के एक एक पॉइंट क्लियर होंगे निश्चित रूप से। और अभी मैं इस चैप्टर की समरी बता रहा हूँ, ठीक है, और इसे भी ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है। मैं एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड डिस्कस करता हूँ आपके सामने, और बस आप ध्यानपूर्वक सुने, देखें, सब समझ में आ जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक लेख है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He was born on the 2nd of October 1869. उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, है ना, 1869 ईस्वी में। Being a great spiritual leader of India, being a teacher कहने का मतलब
एक शिक्षक होने के नाते, बीइंग अ स्टूडेंट का मतलब एक विद्यार्थी होने के नाते, वैसे ही बीइंग अ लीडर एक नेता होने के नाते, वैसे ही बीइंग अ स्पिरिचुअल लीडर एक आध्यात्मिक नेता होने के नाते। देखो, बीइंग अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया, भारत के एक महान आध्यात्मिक नेता होने के नाते, ही हैड यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने प्रयोग किया था, यूज किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, एंड हेल्प द कंट्री गेन इंडिपेंडेंस, और देश की मदद की आजादी पाने में। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, जो प्रस्तुत एक्सट्रैक्ट है, प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं वर्तमान, और प्रेजेंट का अर्थ है प्रस्तुत भी। तो द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो प्रस्तुत एक्सट्रैक्ट है, अवतरण है, इन जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, टॉक्स अबाउट द हाई मोरल वैल्यूज ऑफ इंडिया। ये बात करता है किसके बारे में, भारत के उच्च नैतिक मूल्यों के बारे में। गांधी जी रिवील्स दैट, गांधी जी प्रकट करते हैं कि, उजागर करते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी ये प्रकट करते हैं, ये उजागर करते हैं कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा अच्छी है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, उनके अनुसार क्या है सभ्यता, तो ये वे ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार का तरीका है, एंड इट गाइड्स अस इन परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, और ये हमें गाइड करती है, यह नेतृत्व करती है हम लोगों की इन परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करने में। ही ऑल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वो ये भी कहते हैं कि मस्तिष्क एक चंचल पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। सो इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, इंडल्ज नहीं होना चाहिए। इंडिया हैज डेवलप्ड सच अ सिविलाइजेशन, भारत ने ऐसी सभ्यता को विकसित किया है विच कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसे संसार में बीट नहीं किया जा सकता है, जिसे संसार में हराया नहीं जा सकता है, संसार में नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। एंड दस, और इस प्रकार, वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार हमें संसार के दूसरी सभ्यताओं से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। Our ancestors, हमारे पूर्वज, were visionary, हमारे जो पूर्वज थे वो विजनरी थे, दूरदृष्टा थे, यानी आगे क्या होने वाला है उनको, उसके बारे में वो पूर्वानुमान कर लेते थे, इसलिए उनको कहते थे विजनरी। सो दे forbade us, forbid मतलब होता है मना करना, सो दे forbade us, इसलिए उन लोगों ने मना किया, us हम लोगों को, टू लिव इन सिटीज, शहरों में रहने से मना किया, बिकॉज क्योंकि देयर माइट बी गैंग्स ऑफ रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स टू लूट एंड विशिएट द सोसाइटी। क्यों मना किया, क्योंकि वहां क्या हो सकते हैं, गैंग्स ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के समुदाय हो सकते हैं, एंड प्रोस्टिट्यूट्स के गैंग्स हो सकते हैं, वेश्याओं के गैंग्स हो सकते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, टू लूट एंड विशिएट द सोसाइटीज, समाज को लूटने के लिए और समाज को गंदा करने के लिए। द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो मटेरियलिज्म, भौतिकवादिता की पूजा है ना। भौतिकवादिता क्या है मैंने डिस्कस किया है, बट द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल विंग, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, वो क्या करती है, तो हमारे मोरल विंग को, है ना, हमारी नैतिकता को एलिवेट करती है, बढ़ावा देती है, इसका उत्थान करती है।
10 इस प्रकार द इंडियन सिविलाइजेशन इज मैचलेस, इस प्रकार भारतीय सभ्यता बेजोड़ है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने इस चैप्टर के समरी को समझ लिया है? अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से इसे देख लें, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे भली भांति समझ जाएंगे। अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करता हूं। जरा देखें, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड गांधी जी प्रेफर टू मटेरियलिज्म? ध्यान से समझना, व्हाट डिड गांधी जी प्रेफर टू मटेरियलिज्म? गांधी जी मटेरियलिज्म से ज्यादा क्या पसंद करते थे? देखो, प्रेफर का मतलब है ज्यादा पसंद करना, है ना, और मटेरियलिज्म का मतलब है भौतिकवादिता, है ना। वस्तुओं की जो पूजा है, वस्तुओं के बारे में ही काफी सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, वो क्या है? ये भौतिकवादिता है। तो व्हाट डिड गांधी जी प्रेफर टू मटेरियलिज्म? गांधी जी भौतिकवादिता से ज्यादा क्या पसंद करते थे? मटेरियलिज्म से ज्यादा क्या प्रेफर करते थे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। देखो क्या करना कि सबसे पहले थोड़ा सा पार्ट इस यहां छोड़ देना खाली, और उसके बाद लिखना। उसके बाद जब कभी भी पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके ठीक सामने से ही लिखना। तो इसका हम आंसर दे सकते हैं, गांधी जी वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। बड़े ध्यान से सुनना, गांधी जी वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। गांधी जी थे सच्चे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि, ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के। गांधी जी भारतीय सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि थे। He was against the imitation of Western civilization. He was, वे थे, against, विरोध में, किसके विरोध में? The imitation, imitation का मतलब होता है नकल, of Western civilization, पश्चिमी सभ्यता की नकल के खिलाफ थे। ठीक है? He was against the imitation of Western civilization. He used to prefer the development of moral being, restriction on wants, and contentment with a firm belief in God. बड़े ध्यान से देखना। He used to prefer, वे प्रेफर किया करते थे, वे ज्यादा पसंद किया करते थे। क्या ज्यादा पसंद किया करते थे? तो द डेवलपमेंट ऑफ मोरल बीइंग, नैतिकता के विकास को ज्यादा पसंद करते थे। रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स, रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध, ऑन वांट्स इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध को ज्यादा पसंद करते थे। एंड कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि, विद अ फर्म बिलीफ इन गॉड, संतुष्टि को पसंद करते थे ज्यादा। और संतुष्टि कैसे हो? तो विद ए फर्म बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में दृढ़ आस्था के साथ, ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज गांधी जी रेफर टू व्हाइल हाईलाइटिंग द वाइटलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? व्हाट अदर सिविलाइजेशंस, यहां करना उचित होगा, व्हाट अदर सिविलाइजेशंस डज गांधी जी रेफर टू while highlighting the vitality of Indian civilization? मतलब और किन किन सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं गांधी जी? while highlighting, प्रकाश डालते हुए, किस चीज पर? द वाइटलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी और किन किन सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं? तो देखो, गांधी जी रेफर्स टू द सिविलाइजेशंस ऑफ रोम, ग्रीस, जापान एंड चाइना। गांधी जी उल्लेख करते हैं रोम, ग्रीस, जापान और चीन की सभ्यताओं का, विच आर नाउ डिस्ट्रॉयड, जो कि अब क्या हो गए हैं? बर्बाद हो गए हैं।
और वेस्टर्नाइज या फिर पाश्चात्य हो गए हैं, है ना। कहना ये चाहते हैं कि ये जो देश हैं या तो बर्बाद हो गए हैं या फिर ये क्या हो गए हैं, पाश्चात्य हो गए हैं, पश्चिमी रंग ढंग में बदल गए हैं, पश्चिमी देशों के रंग ढंग में ही बदल गए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वो अभी भी अलाइव है, अभी भी जीवित है, अभी भी वो जीवंत है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, है ना। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज कैसे एंजॉय किया करते थे, कैसे आनंद लिया करते थे किस चीज का, ट्रू होम रूल, सच्चे होम रूल का, यानी स्वराज का, यानी स्वशासन का। अपने द्वारा जो शासन है वो क्या है, स्वशासन, होम रूल। देखो, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसलाइक्ड कोर्ट्स एंड लॉयर्स, जो हमारे पूर्वज थे वे कोर्ट्स और लॉयर्स को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। कोर्ट्स मतलब कचहरी को और वकील आदि को वो डिसलाइक करते थे, उन्हें ये पसंद नहीं थे। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ झगड़े नहीं होते थे, होते थे, लेकिन दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स, लेकिन वे लोग अपने झगड़ों का निपटारा करते थे विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, बिना कोर्ट गए हुए, बिना कचहरी गए हुए। दे नीडेड नो इंटरवेंशन, उन लोगों को किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी बाय द पुलिस और कोर्ट्स, कोर्ट पुलिस के द्वारा या कचहरी के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थे। इन दिस वे, इस प्रकार, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, इस प्रकार वे लोग स्वराज का आनंद लिया करते थे, सच्चे स्वराज का, सच्चे स्वशासन का आनंद लिया करते थे। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Why was गांधी जी थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी आधुनिक सभ्यता के आभारी क्यों थे, कि को लेकर थैंकफुल क्यों थे। तो जरा देखो, गांधी जी वॉज नॉट द हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी वेस्ट के यानी पश्चिमी सभ्यता के हेटर नहीं थे, यानी उससे उनको नफरत नहीं था। और द मॉडर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता या मॉडर्न सभ्यता से उनको नफरत नहीं था। ही वॉज थैंकफुल टू इट, वे इसके आभारी थे। फॉर मेनी अ थिंग, कई सारी चीजों के लिए, दैट ही हैड लर्न्ड, जिसे उन्होंने सीखा था, फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से, है ना। यानी पश्चिमी साहित्य से, वेस्टर्न लिटरेचर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। इसलिए गांधी जी थैंकफुल हैं, गांधी जी आभारी हैं किसके प्रति, मॉडर्न सिविलाइजेशन के। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को कैसे व्यू करते थे, कैसे देखते थे। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वे स्मॉल विलेजेस से, छोटे छोटे गांव से संतुष्ट क्यों थे। ठीक है, देखें, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स, जो हमारे पूर्वज थे वे देखते थे बड़े बड़े शहरों को एज स्नेयर्स, स्नेयर्स मतलब जाल, जाल की तरह देखते थे, उनको लगता था कि जाल है जो बड़े बड़े शहर हैं। एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस, और उनको लगता था यूजलेस, बेकार के ये इनकम्बरेंसेस हैं, यानी बोझ हैं। कौन बोझ हैं, तो जो बड़े शहर हैं। इन विच, जिसमें, द गैंग्स ऑफ थीव्स, जिसमें चोरों के समुदाय, गैंग्स रहते हैं, रॉबर्ट्स के समुदाय रहते हैं, एंड प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के समुदाय रहते हैं। दे वर फुली सेटिस्फाइड, वे पूरी तरह से संतुष्ट थे विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांवों से,
बिकॉज क्योंकि दे फुलफिल्ड ऑल देयर बेसिक नीड्स, क्योंकि वे पूरा कर देते थे उनकी सारी बेसिक नीड्स को, सारी सामान्य जरूरतों की। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। What according to गांधी जी is modern civilization? क्या कहा? What according to गांधी जी is modern civilization? मतलब गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। देखो जरा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवादिता की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है। इट इज ऑल्सो द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, और ये और क्या है, तो हमारे अंदर के ब्रूट की भी पूजा है, हमारे अंदर की पशुता की भी पूजा है। इट हैज नो एग्जिस्टेंस, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक, यदि यह नहीं सोचता है, यदि यह नहीं सोच पाता है, एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। देखो, ट्रियम्फ का मतलब है विजय। इफ इट डज नॉट थिंक, यदि यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, मतलब भौतिक सभ्यता के की विजय के हर कदम पर वो विचार नहीं करता है, वो सोच नहीं पाता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बेकार है। गांधी जी ऐसा कहते हैं। गांधी जी हैज एडवाइज्ड अस, गांधी जी ने हम लोगों को सलाह दिया है, टू कीप अवे फ्रॉम इट। कीप अवे मतलब दूर रहना, इससे दूर रहने के लिए सलाह दिया है। एट एनी कॉस्ट और एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर। चलो देखना 7th क्वेश्चन। गांधी जी परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, हाउ? देखो जरा, गांधी जी परसीव्ड मतलब गांधी जी ने भांप लिया था, परसीव कर लिया था, भांप लिया था, डेंजर खतरे को, फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता से। मतलब गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता से खतरे को भांप लिया था पहले ही। हाउ, कैसे? अब तो अभी पता ही है, प्रेजेंट कोरोना वायरस वाला जो सिचुएशन है, इससे पता ही चल रहा है कि गांधी जी की बात सच में सच्ची साबित हुई है या नहीं है। देखो जरा, गांधी जी वॉज वेल अवेयर ऑफ इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस। गांधी जी पूरी तरह से अवेयर थे, पूरी तरह से सचेत थे, किस चीज की? तो ऑफ इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के जो तात्कालिक प्रभाव थे, क्या तात्कालिक प्रभाव हो सकते थे, उससे वो पूरी तरह से अवेयर थे, पता था उनको, वे सचेत थे उससे। विच गिव अस द मोमेंटरी प्लेजर, जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, जो आधुनिक जो आविष्कार हैं, कूलर हैं, टीवी है, पंखे हैं, ये सब, एसी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या देते हैं हमें? मोमेंटरी प्लेजर देते हैं, जो हमें क्षणिक सुख देते हैं। और बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, दे स्नैच, लेकिन अंत में वे स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं द परमानेंट प्लेजर, अस्थाई आनंद को, अस्थाई खुशी को, फ्रॉम अस, हम लोगों से। दे हैव मैडेंड द होल वर्ल्ड, इन आविष्कारों ने क्या किया है? दे हैव मैडेंड द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को पागल बना दिया है। विच रिजल्ट्स इन, जिससे क्या होता है? विच रिजल्ट्स इन द मिजरी, मतलब कष्ट, दुख, मतलब जिसका परिणाम क्या होता है? इससे होता क्या है? इन द मिजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। मतलब
जो अत्याधुनिक आविष्कार किए गए हैं, जो रैम्पेंट एंड इंसेसेंट इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, ये हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं लेकिन हमसे परमानेंट सुख को छीन लेते हैं। और इस बात को पहले ही समझ चुके थे गांधी जी, और हमारे पूर्वज पहले ही जान चुके थे कि ये जो व्हाट इज इट कॉल्ड, जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, ये सब हमें सिर्फ क्या क्षणिक सुख ही दे सकते हैं, ये हमें कभी भी परमानेंट सुख नहीं दे सकते हैं। तो जरा देखो, इट रिजल्ट्स इन द मिजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और इससे ये जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, ये हमें क्या देते हैं, कष्ट ही देते हैं और पूरे संसार को तबाह कर देते हैं, बर्बादी ही देते हैं। और ये मुझे और कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बस ये कोरोना वायरस पैंडेमिक को समझ लो। चलो 8th क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? हमारी सभ्यता किस चीज पर निर्भर करती है? देखो, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज मतलब अपना राज, आवर स्वराज डू नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है, ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, अपनी इच्छाओं की वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। कि ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छाओं में वृद्धि करते रहें, तो आज हमें एक एसी चाहिए, फिर हमें वो चाहिए, फिर हमें कार चाहिए, फिर हमें बड़ी टीवी चाहिए, बड़े बड़े मोबाइल फोन चाहिए। ये सब क्या है? हमारी इच्छाओं में वृद्धि है। तो क्या कहा गया? गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, ये सब है ना, हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वराज निर्भर नहीं करते हैं किस चीज के ऊपर? ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, इच्छाओं की वृद्धि पर निर्भर नहीं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दैट इज सेल्फ इंडल्जेंस, जिसे सेल्फ इंडल्जेंस कहा जाता है। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब आत्मसंलिप्तता, या हम कह सकते हैं भोग विलासिता है। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Why does गांधी जी से दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड? गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक चंचल पक्षी है? क्यों कहते हैं, आप बताओ क्यों कहते हैं? इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के ऐसे में, लेख में, गांधी जी गांधी जी हम लोगों से कहते हैं, यहां आस का मतलब है कहना, टू बिलीव इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का के प्रदर्शन में विश्वास रखने को कहते हैं, और एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता के अनुपालन को कहते हैं, है ना, कि हमें नैतिकता का ऑब्जर्वेंस करना चाहिए, नैतिकता का अनुपालन करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स वर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, कि हमारे पूर्वज वेल अवेयर थे, पूरी तरह से जागरूक थे, सचेत थे इस तथ्य से कि उन सबको पता था कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मस्तिष्क एक चंचल पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द डिजायर्स एंड वांट्स, और यह अपनी इच्छाओं, डिजायर्स एंड वांट्स, अभिलाषाओं को बढ़ाता रहता है। बढ़ाता नहीं रहता है क्या? अगर आपके पास एक साइकिल है, साइकिल थी, तब आपकी इच्छा होने लगी बाद में कि हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है। अब मोटरसाइकिल हो गई तो हो सकता है कि आपकी इच्छा होने लगी कि एक कार चाहिए। अब जब कार भी हो जाए तो आपकी इच्छा होने लगे कि नहीं, अब दूसरी कंपनी की कार, एक दूसरे मॉडल की कार चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमारी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है, कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कहा गया कि
द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक चंचल पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, वह यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द डिजायर्स एंड वांट्स, और यह हमारी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है। तो ये तो थे हमारे 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें। तो चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। आप बताइए, महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? कौन? ऑप्शन ए है आई हैव अ ड्रीम, बताओ। ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड ऑप्शन डी द अर्थ। कौन सा है, बोलो? हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चलो, दूसरा, फराओज वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फराओज थे, कहां के शासक थे? बताओ, फराओ कहां के रूलर्स थे? तो एंशिएंट रशिया के, एंशिएंट इजिप्ट के, एंशिएंट इंडिया के, कि एंशिएंट ग्रीस के? बोलो, कहां के थे? फराओ कहां के थे? तो एंशिएंट, प्राचीन इजिप्ट के शासक हुआ करते थे। कौन? फराओ। चलो, तीसरा क्वेश्चन भी बस वही है, थोड़ा घुमा करके दिया गया है, ब्लैंक, खाली स्थान। वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कौन थे? इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? शासक कौन थे? तो अभी हमने देखा कौन? फराओज थे। तो अमेरिकन्स तो होगा नहीं, अफ्रीकन्स तो होगा नहीं, ईरानियंस तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? फराओज, है ना। तो फराओज कहां के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे, एंशिएंट इजिप्ट के शासक थे। चलो, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सभ्यता है विकास की अवस्था। सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? मनुष्यों की, लोगों की ना, कि जानवरों की, कि पक्षियों या बिल्डिंग्स के विकास की अवस्था क्या है? हमने क्या सीखा था सभ्यता के बारे में? कि सभ्यता मनुष्यों के भौतिक विकास की एक सतत प्रक्रिया है ना। भौतिक विकास यानी बाह्य विकास की सतत प्रक्रिया है। तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यही होगा ना। चलो, दूसरा, गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिबन किससे संबंधित है? तो गिबन इटाली से संबंधित है, या स्वीडन से, रशिया से, अमेरिका से। आपने जब आप टेक्स्ट पढ़ा था तो उसमें यह आया था इटाली ऑफ गिबन, है ना। तो गिबन संबंधित है किससे? इटाली से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन वांट फॉर इंडिया, कि लिविंग फॉर इंडिया, रियल फॉर इंडिया, कि रूइन फॉर इंडिया? हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन ही होगा कि यूरोपियन सभ्यता भारत के लिए क्या लाएगी? बर्बादी लाएगी। टेक्स्ट पढ़ोगे सब क्लियर होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। सादा जीवन और उच्च विचार, ये कहाँ का आधार है, कहाँ का बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। यूरोपियन सभ्यता में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग तो है नहीं। तो चलो, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत का जो गौरव है वो क्या है? कि ये इमूवेबल है, इसे हटाया नहीं जा सकता। चलो देखो, 9th, ब्लैंक वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ऐसा कौन से नेता थे जो पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे? गांधी जी, है ना। बताने की क्या आवश्यकता है इतना। चलो, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखा? गांधी जी ने। चलिए, द माइंड इज अ रेस्टलेस। रेस्टलेस क्या? बर्ड ना। तो कौन सा होगा? बर्ड की, डॉग की, काउ? बर्ड होगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। चलो, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। अच्छा, ये बताओ,
जब मैंने किताब पढ़ाया था, टेक्स्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि यूरोप के जो लोग हैं वो अपने लेसन्स को कहाँ से सीखते हैं, जर्मनी से कि ब्रिटेन से कि ग्रीस और रोम से सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रीस और रोम से ही सीखते हैं। चलो 13th, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, देखो जरा, प्लेन लिविंग सादा जीवन एंड उच्च विचार इज द मोटो ऑफ, एक इनका लक्ष्य है वेस्टर्न फिलोसफर का कि ईस्टर्न फिलोसफर कि नॉर्दर्न फिलोसफर की, कोई नहीं है। अरे भाई आपने पढ़ा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये बेस तो इंडियन सिविलाइजेशन का है जरूर, लेकिन इस स्टेटमेंट को लोगों के बीच लाया था एक वेस्टर्न फिलोसफर ने, याद रखना किसने, वेस्टर्न फिलोसफर ने, इसलिए हमारा ए ऑप्शन ही सही है। 14th क्वेश्चन में आते हैं, ब्लैंक इज अगेंस्ट द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसे कौन से नेता थे जो कि पाश्चात्य सभ्यता के ब्लाइंड इमिटेशन यानी कि अंधी नकल के खिलाफ थे? कौन थे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ब्लाइंड इमिटेशन के खिलाफ कौन थे? नेहरू जी कि गांधी जी कि पटेल जी या अंबेडकर जी? कौन थे? गांधी जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ब्लैंक वर्ड सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे कौन? तो आवर एंसेस्टर्स, ऑफ कोर्स आवर एंसेस्टर्स ही होगा, जर्मन्स रोमन्स इटालियंस तो होंगे नहीं। चलिए आइए, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सभ्यता ने हम लोगों को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाया है, दोस्ताना पूर्ण व्यवहार करना सिखाया है? यस एग्जैक्टली यही है। एनिमी एंड एंग्री, अपसेट, ये सब तो नेगेटिव वर्ड है और ऑब्वियस है कि सिविलाइजेशन ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, है ना, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, उसमें आया था। नेक्स्ट, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, मतलब धन और ये जो लग्जरीज हैं ये मनुष्यों को खुश नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। पक्षियों, गायों और कुत्तों की बात नहीं की जा सकती, इसमें हम बात करें किसकी? मनुष्यों की। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। चलिए अगला, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917 में, 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, उनके साथ वो चंपारण गए थे। अगला, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, अच्छा ये बताओ, आपने सीखा था ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमने एक बार सही इसके पहले डिस्कस किया है, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं ग्रीस और रोम की पुस्तकों को पढ़कर, हमने सीखा था। तो वही यहाँ है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यही होगा ना। चलो अगला, द इन्वेंशन ऑफ फायर, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, मतलब आग के आविष्कार ने हमारे विकास में क्या लाया? एक माइलस्टोन लाया, एक मील का पत्थर लाया। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे निश्चित रूप से। और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है उनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें और एक दो बार उसे उन्हें पढ़ें और एक दो बार वीडियो देख लो, एवरीथिंग विल बी ओके।